छात्रों, आज हम द्वितीय सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें हम आज पहली कविता देख रहे हैं जिसका शीर्षक है तीनों बंदर बापू के। और इस कविता के कवि है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। ये नागार्जुन नाम से ही हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इनका हम बिल्कुल संक्षिप्त में परिचय पढ़ लेते हैं। प्रगतिशील विचारधारा, तो साहित्य में अलग अलग विचारधारा है। तो यहाँ पर नागार्जुन की जो रचनाएं या कविता लिखने की पद्धति है वह प्रगतिशील, नाम से स्पष्ट है कि वह उनकी कविताओं में प्रगति दिखाई देती है, विकास दिखाई देता है। तो इस तरह से इनके जो कविता का सार है उसको प्रगतिशील विचारधारा कहा जाता है। प्रगतिशील विचारधारा के रचनाकार नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। उनका काव्य एवं उपन्यास मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। तो इस तरह से मार्क्सवाद आप जानते ही है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है या हिस्ट्री पॉलिटिक्स में भी मार्क्सवाद आता है। तो इस तरह से एक चिंतन धारा होती है वह। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगला, संस्कृत और मातृभाषा अर्थात मैथिली में भी काव्य रचनाएं की है। तो इस तरह से उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है और 5 नवंबर 1998 को उनका देहांत हुआ था। जीवंत, आवेगशील एवं फक्कड़ स्वभाव तथा सामाजिक राजनैतिक व्यंग के लोकभाषा के बेबाक पद्धति से अभिव्यक्ति करने के कारण उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो ये वाक्य भी महत्वपूर्ण है कि जो कबीर हमने देखा यस 2 में भी, कबीर एक महान संत थे भक्ति काल के। तो उन्होंने समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को बिना किसी से डरे अपने दोहों में लिखा है, जिससे वह महान संत कहलाए। वैसे ही यहाँ पर नागार्जुन ने भी समाज में या समाज हो, राजनीतिक जीवन हो, तो वह राजनीति में भी जो बुराइयां हैं उसे लोक भाषा से यानी सामान्य जनता की भाषा में लिखा है। व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, सामाजिक विसंगतियाँ, नारी तथा प्राकृतिक सौंदर्य, राजनैतिक गतिविधियाँ आदि वैविध्यपूर्ण विषय में भी उन्होंने कविता लिखी है। देखिए, एक तरफ तो सामाजिक व्यंग लिखा है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक यानी निसर्ग चित्रण जिसे हम कहते हैं या सौंदर्य चित्रण नारी संबंधी, तो वह भी उन्होंने किया है। इस तरह से उनकी कविता में देखिए यहाँ पर कुछ संस्कृत के शब्द मिलते हैं, कुछ जिन्हें तत्सम कहा जाता है, और कुछ जनभाषा यानी आंचलिक शब्द भी मिलते हैं। नामवर सिंह के शब्दों में इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन एक अकेले ऐसे कवि है जिनकी कविता की पहुँच किसानों की चौपाल तक से लेकर काव्य रसिकों की संगोष्ठी तक जाती है। अर्थात सामान्य लोगों की जनभाषा से लेकर प्रकांड पंडित संस्कृत भाषा में भी उन्होंने काव्य रचना की है या उन भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग किया है। राजनीति और जनता के मुक्ति संघर्ष में सक्रिय सहभाग लेने वाले नागार्जुन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत किए गए थे, उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उनकी अनेक रचनाएं हैं, वह रचनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर आपको MCQs नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से नागार्जुन का हमने एक तरह से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। अभी हम जो उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, इसका सारांश पढ़ लेते हैं। तो वह सारांश इस प्रकार है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने बापू के 3 बंदरों को याद करते हुए अद्भुत गुणगान किया है। ये तीनों बंदर बापू की 100वीं बरसी मना रहे हैं। 100वीं का अर्थ होता है 100 मानो शतक, और बरसी का मतलब है पुण्यतिथि, यानी उनका जो मरण तिथि है उसको वे मना रहे हैं। कवि ने बापू के इन तीनों बंदरों को केंद्र में रखकर वर्तमान समय में सेठों के हित से लेकर सेठ यानी जो धनी हैं,
सेठ साहूकार जिसे कहते हैं, उनसे लेकर नटवर लाल तक के कृत्यों से जोड़ते हुए हवाई टूर तक की बातें की है। यानी जो धनी लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, वे भी किस तरह से धोखाधड़ी करते हैं या किस तरह से यहाँ पर राजनीति के नाम पर विदेश दौरा करते हैं, इन सब का जिक्र इस कविता में किया गया है। गांधी के 3 बंदरों की आड़ में समाज के सफ़ेद पोश किस तरह से चांदी काट रहे हैं, यह कविता की बड़ी साफ गोई से सब कुछ बयां करती है। देखिए यहाँ पर किस तरह की बातें उन्होंने की है कि गांधी के इन 3 बंदर की आड़ में, यानी इन 3 बंदरों को लेकर समाज के सफ़ेद पोश, यानी जो अपने आप को वाइट कॉलर जिसे कहते हैं या अपने आप को एक सुसंस्कृत कहते हैं या बड़े ओहदे वाले जो लोग होते हैं, वे किस तरह से समाज को लूटते हैं, चांदी काट रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इस कविता में बिल्कुल सफाई से और स्पष्टता से बयां किया यानी वर्णन किया गया है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो कविता देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक ही है तीनों बंदर बापू के। तो यह 3 बंदर हमने बचपन से ही आप कह सकते हैं कि जैसे बाल्यावस्था में या पहली कक्षा से ही बापू के 3 बंदरों की बात हमने देखी थी। तो बापू का मतलब है महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बापू के 3 बंदर हैं, उनकी विशेषता क्या है, शायद आप में से सभी जानते होंगे। जो 3 बंदर होते हैं वे उनमें से पहला जो बंदर है वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, दूसरा बंदर जो है वह अपना मुंह ढक लेता है, तीसरा बंदर जो है वह अपने कान को बंद करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बापू इन 3 बंदरों का वर्णन इस तरह से करते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये तीनों बंदर कल तक हमारे लिए एक आदर्श थे। बचपन से हमें ये संस्कार दिए जाते रहे थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन इस कविता में हमें देखना है कि ये जो बापू के 3 बंदर हैं वह किस तरह से बदल चुके हैं और किस तरह से आज के आधुनिक युग में जो कुछ भी सामाजिक हो, राजनैतिक हो या धार्मिक आर्थिक परिस्थितियां बदल गई है, उसका वर्णन यहाँ पर इन तीनों बंदरों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति हम देखते हैं, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो बापू का मतलब यहाँ पर आप जानते ही है, महात्मा गांधी को कहा गया है। तो महात्मा गांधी के भी ताऊ निकले, यानी और उनसे आगे निकले, अर्थात महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को संभाला। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उनके ताऊ मतलब और भी बुजुर्ग, जो और भी क्या होंगे, व्यवहार ज्ञानी होंगे, कुशल होंगे, बुद्धिमानी होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो बापू के 3 बंदर हैं वह बापू के भी ताऊ निकले, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। देखिए तो यहाँ पर जो नागार्जुन है उनकी बात हमने देखी थी, उनका परिचय हमने जब पढ़ा था तो एक वाक्य हमने देखा था कि यह जो नागार्जुन है वह किस तरह से व्यंगात्मक शैली के माध्यम से, व्यंग यानी एक तरह से बात सरल होती है उसे टेढ़ा कहकर जब पेश किया जाता है तो उसे व्यंग कहा जाता है, लेकिन उसका मतलब हमें समझ में आता है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि बंदर बापू के ताऊ निकले, लेकिन यहाँ पर नागार्जुन को यह बात बतानी है कि जो गुरु है और गुरु से भी शिष्य इतने आगे निकल चुके हैं आजकल कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे सामने ही है। तो इसे ही दिखाने की कोशिश की गई है। सरल सूत्र उलझाए, सूत्र सरल था लेकिन उससे क्या किया गया है, उलझाया दिया गया है। निकले तीनों बंदर बापू के। अभी तीनों बंदर बापू के ये जो पंक्ति है वह बार बार आएगी, इसलिए जो
पहली पंक्ति का जो सारांश है वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के। तो इस तरह से जो लोग दूसरों को उलझाते रहेंगे, क्या वह किसी को जीवन दे सकते हैं? ये बात महत्वपूर्ण। ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। तो इस तरह से देखिए वह होशियार है और जिसे हम कहेंगे कि उनका पूरा ध्यान सब पर है। कहाँ पर है देखिए, जल थल गगन विहारी निकले तीनों बंदर बापू के। देखिए जल यानी पानी, थल यानी पृथ्वी और गगन यानी आकाश। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमें इस तरह से देनी है कि जो राजनीति है या जिसे हम राष्ट्रीय जो नीतियाँ होती है उसमें हम देखते हैं कि जब हमारे देश के स्वतंत्रता की बात आती है या देश के स्वतंत्रता को आबाद रखने के लिए हमें जल थल गगन इन तीनों पर ध्यान देना पड़ता है और इन सीमाओं की, जल की, थल की और गगन की सीमाओं की एक तरह से रक्षा करनी होती है। तो ये तीनों जो बंदर है वह इन सब की मानो रक्षा करने के लिए विहार यानी विहार करना यानी घूमना। तो यह तीनों भी घूमते हुए इन तीनों सीमाओं को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। तो हम जानते हैं गिरिधारी यानी कृष्ण की लीलाओं से हम सभी परिचित हैं। तो इनसे भी आगे चलकर ये जो बापू के तीन बंदर हैं वह कृष्ण से भी ज़्यादा लीलाएं करते हैं, ज़्यादा नटखट हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला परिच्छेद था। दूसरा परिच्छेद में हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो तीनों बंदर हैं और क्या गुल खिला रहे हैं। सर्वोदय के नटवल लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, ढाई घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल। सर्वोदय के नटवर लाल, सर्वोदय यानी सबका उदय होना यानी एक तरह से निर्माण होना। तो ये जो नटवर लाल है, नटवर लाल का एक अर्थ होता है हम कृष्ण भी ले सकते हैं। और कृष्ण की लीलाओं की बात अगर हम करेंगे तो मानो दुनिया भर में उनका जाल फैला है। और दूसरा अर्थ हम इस तरह से नटवर लाल का अर्थ लेंगे, ये जो नटवर लाल शब्द है वह इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि जो धोखाधड़ी में प्रसिद्ध हो। तो ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं वे दुनिया भर में फैल गए हैं, उनका जाल दुनिया भर में है। और जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं वे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अभी जिएंगे ये 100 साल। तो यह जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वह भ्रष्टाचार इतना ज़मीन में धंस गया है कि उसे निकलना मुश्किल है। ढाई घर घोड़े की चाल, तो इस तरह से घोड़ा जो होता है वह 2.5 घर चलता है, 1 नहीं 2 नहीं, 2 से भी आगे वह निकलता है। मत पूछो तुम इनका हाल। तो इस तरह से यहाँ पर वैसे ही हम देखते हैं ना कि घोड़ा काफ़ी तेज़ दौड़ता है, कितना तेज। तो यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है पवन वेग से। पवन का अर्थ होता है हवा के भी वेग से। अभी तो हमने देखा ना कि पिछले ही कुछ दिनों में हमने कौन सा तूफान देखा, तोकते तूफान देखा, अभी दूसरा भी आने वाला है। तो इस तरह से अनेक तूफानों की तूफानों में जो पवन की हवा की गति थी तो वह काफ़ी थी। हमने देखा 180 के भी ऊपर थी, 200 के भी ऊपर थी। तो इस तरह से यह जो घोड़ा है वह काफ़ी वेग से चलता है। अर्थात ये जो भ्रष्टाचारी है वह हमारे समाज में पूरी तरह से फैल गए हैं क्योंकि उनकी चाल काफ़ी तेज है। इस तरह से मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। सर्वोदय यानी सभी ओर है, चारों ओर यह ठगाने वाले लोग फैल गए हैं। देखिए अगला परिचय, लंबी उम्र मिली है, खुश है तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है, खुश है तीनों बंदर बापू के, बूढ़े हैं फिर भी जवान है तीनों बंदर बापू के, परम चतुर है अति सुजान है तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के।
तो इस तरह से यहाँ पर ये जो तीरों बंदर बापू के यह शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है, तो यह वाक्य जिसे हम कहेंगे इसका मतलब ऐसा है कि यह प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। प्रतीक आप जानते हैं ना, जिस तरह से हमारे भारत देश का जो तिरंगा कहने से हमें करता है कि यह हमारी आन बान शान है, तो उसी तरह से यह जो 3 बंदर बापू के हैं उनकी बात यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये जो हमने देखा थे नटवर लाल, यानी जो ये धोखाधड़ी करने वाले, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, हमने ये भी देखा है पिछले कई वर्षों में कि अनेक इस तरह के साधु संत होकर गए हैं जो काफ़ी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी थे, और आज भी वे जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन अलग अलग क्षेत्रों में के जो नटवर लाल हैं जिनका सर्वोदय हुआ है, उनकी उम्र बड़ी होती है, लंबी होती है और वे खुश होते हैं, दिल की कली खिली रहती है उनकी, खुश होते हैं, बूढ़े हैं। हमने अनेक संत आपको बताए हैं कि जो केवल संतों का चोला उड़ते हैं लेकिन अंदर बहुत काले जो कारनामे हैं उनके वह होते हैं, तो वह बूढ़े होते हैं लेकिन फिर भी जवानों जैसी हरकत करते हैं। वे परम चतुर है, हमने देखा है ना, काफ़ी सारी माया वे जमा करते हैं, काफ़ी सारी ज़मीन पर उनका कब्ज़ा होता है, काफ़ी एकड़ों में उनका यह साम्राज्य फैला रहता है, जो झूठ की बुनियाद में और अत्याचार, अन्याय, स्त्रियों पर अत्याचार, इस तरह की जो साम्राज्य है वह बना लेते हैं, अति सुजान है। तो इस तरह से वहाँ पर वे काफ़ी लंबे होते हैं। इस तरह से उनकी जो पहुंच होती है वह काफ़ी लंबी होती है और वे जल्दी पकड़ में नहीं आते, इसलिए परम चतुर है, अति सुजान है, 100वीं बरसी मना रहे हैं। देखिए यहाँ पर गांधी जी के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर, मृत्यु को 100 वर्ष पूरे होने पर वे मना रहे हैं, अर्थात जो पुराना हो चुका है मानो उसको वे भूल चुके हैं, और अब ये तीनों बंदर ना तो यानी बुरा ही सुनते हैं, बुरा ही कहते हैं और बुरा ही देखते हैं। इस तरह से जो बापू की सीख थी उसके विपरीत करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, और इस तरह से यही वाक्य महत्वपूर्ण है। देखिए बापू को ही बना रहे हैं, बापू ने जो कहा उसका ठीक उल्टा वे कर रहे हैं। इस तरह से बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेगी उनकी दाल, औरों के टपकेगी लाल, उनकी मगर तनकेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने कहा कि अत्याचारी नटवर लाल जो है उनका चारों तरफ हमने देखा है काफ़ी बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के हाथों में जिस तरह से शिक्षा होनी चाहिए थी या किताबें होनी चाहिए थी, वह आज मालामाल हो गए हैं, अर्थात उनके हाथों में अब बचपन में ही पैसा आ गया है, खूब गलेगी उनकी दाल, तो अब वे शिक्षा को छोड़कर मौज मस्ती में लीन हो जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर उन्हें देखकर जो बड़े भी है वह भी मानो लाल टपकाएंगे, अर्थात वे भी उनकी खुशी से खुश होना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि कष्ट हो, काफ़ी सारे दुख हो और काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़े। अपने आप से जो आसानी से मिल जाता है सभी उसकी कामना करते हैं। तो मगर उनकी मगर तनेगी पाल, पाल का मतलब है झोपड़ी, लेकिन जिस तरह से अगर बचपन में ही बच्चे मालामाल होते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, तो आगे चलकर उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि किस तरह से पैसे को खर्च किया जाए, किस तरह से इसे बढ़ाना है। तमाम तरह की बातें हैं कि जिसके कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो बच्चे ही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हर एक चीज़ की, हर एक जिसे हम कहेंगे कि हर एक घटना का एक क्रम होता है और उस क्रम से ही उसे जाना पड़ता है, तभी वह सफल हो पाता है। ऐसा नहीं होता ना कि पहले बुढ़ापा आता है, फिर जवानी आती है और फिर बचपन आता है। तो यह जो क्रम है वह अगर बदल जाए इसी तरह से, यानी पहले तो शिक्षा होनी चाहिए और फिर पैसा आना चाहिए। तो अगर पैसा आ जाएगा तो शिक्षा न होने के कारण पैसा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि यह जो सर्वोदय
यानी चारों तरफ उनका उदय हुआ है। ऐसे नटवर लाल, ऐसे जो भ्रष्टाचारी है, वह भ्रष्टाचारी लोगों के कारण यहाँ पर सभी जो दुनिया है वह उलट पलट हो गई है। देखिए अगले पेज पर, सेठों के हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फाक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूछो से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्कुराते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के। देखिए तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो बापू के बंदर है वो प्रतीक है। तो समाज में, राजनीति में किस तरह से ये बंदर होते हैं। बंदर का मतलब यहाँ पर हमें लोग ही लेने हैं, समाज ही लेना है, जनता ही लेनी है, और वह किस तरह से है इसका वर्णन देखिए क्या किया गया है। सेठों के हित साध रहे हैं। सेठ का मतलब यहाँ पर आप व्यापारी ले सकते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे तो किस तरह से तरह तरह की बातें हो रही है, जो अगर हम आज का वर्णन करें तो चाहे जितने भी समस्याएं है या महामारी जैसी समस्या भी है, तो वह महामारी क्यों आई, कैसे आई और उसको निपटाया कैसे जा रहा है, उसके लिए जो मेडिसिन या दवाइयाँ बनाई जा रही है वह किसके लिए है, किसके हित के लिए है, यह तमाम तरह की जो बातें हैं वह बातें देखिए क्या मायने रखती है। देखिए यही वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सेठों के हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के। देखिए यहाँ पर नागार्जुन ने जब यह कविता लिखी थी तो काफ़ी साल पहले लिखी थी, लेकिन जो कविता होती है वह कालजयी होती है, काल पर उन्होंने विजय प्राप्त किया होता है और इसलिए वह महत्वपूर्ण होती है। देखिए आज भी हमारे समाज में अनेक तरह के लोग हैं, और अगर आप देखेंगे तो आज भी बापू को मानने वाले, बापू के बंदरों का अनुकरण करने वाले लोग समाज में हैं, और वह यही कर रहे हैं। देखिए क्या, सेठों के हित साध रहे हैं। सेठ यानी व्यापारी, चाहे वह दवाइयों का क्षेत्र हो, चाहे वह वैक्सीन का क्षेत्र हो, या अलग अलग अस्पतालों का जो ब्यौरा है, वह किस तरह से हम देख रहे हैं कि सेठों के हित उसमें साध रहे हैं। तो चाहे वह जिसे हम 4G 5G नेटवर्किंग भी कहेंगे, तो वह भी किस तरह से कुछ लोगों के हित के लिए ही है, यह भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के कारण इसका हम पर प्रभाव रहता है। ठीक है, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं। और देखिए युग का मतलब हम देखते हैं ना, सतयुग, कलयुग। तो शायद हम कलयुग की महिमा देख रहे हैं कि महामारी जैसा प्रकोप हम पर है। तो इस तरह से ऐसा द्वापर युग, इस युग में ये हुआ था, उस युग में यो हो रहा था। जो हमारे निर्वाचित या स्वयं घोषित इस तरह के जो साधु संत होते हैं, वे साधु संत किस तरह से अपने आप को कहते हैं कि वे साधु हैं, तो उस तरह से ये युग पर प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन अंदर से वे खोखले होते हैं, बुराइयों का साथ देते हैं, सत्य अहिंसा फाक रहे हैं। और सत्य, हमने देखा है ना कि गांधी जी का ये तत्व था, सत्य अहिंसा। सत्य का यानी किसी भी हालत में सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, और हिंसा नहीं करनी है। तो इनको वह फाकना यानी तोड़ देना या छोड़ देना। पूँछों से छवि आंक रहे हैं। देखिए पूँछ यानी बंदरों की जो पूँछ होती है, उस पूँछ से वह अपना पूरा जो शरीर है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम देखते हैं ना कि शरीर महत्वपूर्ण है, ना तो पूँछ। इसीलिए तो हम देखते हैं ना कि आदि मानव को पूँछ थी और आगे चलकर वह समाप्त हो गई, फिर मानव को पूँछ नहीं रही, अर्थात उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी वह पूँछ से अपनी छवि, अपनी प्रतिमा, एक तरह से अपना जीवन व्यक्त करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं। अर्थात यहाँ पर यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि पूँछों से छवि आंक रहे हैं। तो ज़्यादातर नहीं, यानी यह नैसर्गिकता है, भगवान ने सभी जानवरों को पूँछ दी हुई है, शायद अपने संरक्षण के लिए,
चाहे यहाँ पर उनकी आवश्यकता के लिए पूछ भगवान ने केवल जानवरों को दी है, ना कि मानव को। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूछ जो नगण्य है उसी को महत्व देना, यह आजकल के समाज में दिखाई दे रहा है कि जो नगण्य है, जो बेमतलब का है, उसे ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से दल के ऊपर दर के नीचे तीनों बंदर बापू के। तो इस तरह से राष्ट्रीय जो दल होते हैं, जो अलग अलग पक्ष होते हैं, तो उनकी तो बात ही अगर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी 3 दलों का सरकार है और सरकार है किस तरह से हम इसका जो खामियाजा है वह भुगत रहे हैं। मुस्कुराते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के। तो इस तरह से जो चल रहा है उससे ये तीनों बंदर खुशियाँ व्यक्त करते हैं। हालांकि यह खुशी मनाने का समय नहीं है, लेकिन स्वार्थी होने के कारण वह अपना स्वार्थ निकालने के लिए खुश है। अगला परिच्छेद हम देखते हैं। छील रहे हैं गीता की खाल, उपनिषदे है उनकी ढाल, अधर सजे मोती के थाल, उधर जमे सतजुंगी दलाल, मत पूछो इनका हाल, सर्वोदय के नटवरलाल। इस तरह से समाज में कुछ लोग ऐसा है, कुछ वर्ग ऐसा है जो अपने स्वार्थ के लिए समाज में एक तरह से जाला बुनते रहते हैं और उस जाल में भोली भाली जनता को वे छलते रहते हैं, उसमें फंसाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। देखिए, छील रहे हैं गीता की खाल। तो जो साधु संत जो बने हुए हैं, जो यानी ढोंगी साधु हैं, जो एक तरह से आडंबर मचा रहे हैं, वे गीता की खाल निकाल रहे, अर्थात गीता को समाज तक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उपनिषद यानी जो हमारे पुराण हैं, सभी धर्मों के जो पुराण हैं, उपनिषद है, उनको ढाल बनाकर रखे कि उपनिषद में, अर्थात उसमें किसी धर्म में बुरा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी उसकी ढाल बनाकर वह अधर सजे मोती के थाल, अपने अंदर उन्होंने मानो पैसा कमाया है। सजे मोती के थाल अर्थात उपनिषद या गीता को आधार मानकर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया है। इधर जमे सतजुंगी दलाल, और इस तरह से अनेक दलाल, जो धर्म के दलाल है, समाज के दलाल है, जो एक तरह से जाला बून रहे सामान्य जनता को फंसाने के लिए। मत पूछो उनका हाल, क्योंकि वह इतने सारे हैं, सर्वोदय के नटवरलाल। इस तरह से काफ़ी सारे अत्याचारी अन्यायी है वे जमा हुए हैं। अगला परिच्छेद हम पढ़ते हैं। काफ़ी दीर्घ इस तरह की कविता है, लेकिन इसे पूरा करना है क्योंकि MCQs आपको पूछे जाएंगे, तो एक एक पंक्ति आपके लिए मायने रखती है। मूड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, करे दिन रात टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली है सर्कस वाले तीनों बंदर बापू के। देखिए, यहाँ पर फिर कवि कहना चाहते हैं कि मूड रहे दुनिया जहान, पूरी मूड रहे, मुन्ना यानी जिसे हम कहते हैं ना मुंडी तोड़ना या मुंडी मरोड़ना, तो सामान्य लोगों की जो मुंडी है, गर्दन है, उसको वह मरोड़ रहे हैं, और दुनिया जहान की यानी पूरे समाज को उन्होंने बनाकर रखा है, उनको वह अपने कब्जे में बनाए रखना चाहते हैं। चिढ़ा रहे आसमान को। देखिए, आसमान यह विशाल होता है, उसको नापना सामान्य मानस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे हैं, इतना अहंकार उनमें बढ़ गया है कि वे आसमान को भी कुछ नहीं मानते। करे दिन रात टूर हवाई जहाज, तो इस तरह से यहाँ पर दिन रात वे इतने बिजी हो गए हैं और विदेश की वह यात्रा करते हैं, ताकि जो विदेश में भी वह जिसे हम कहेंगे कि पैसा कमा सके,
काला धन जिसे हम कहते हैं, वह काला धन की कमाई वह करने के लिए दिन रात टूर हवाई करते हैं, बदल बदल कर चखे मलाई। तो इस तरह से ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जिसमें वे खाते नहीं हैं, अर्थात उसमें वह भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसा कमाते हैं। बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के। तो फिर से देखिए कि ये बंदर प्रतीकात्मक है। समाज के जो नटवरलाल है, जो भ्रष्टाचारी है, वे किस तरह से पूरे समाज में जहाँ भी उन्हें समय मिलता है, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें उन्हें खाने को मिलेगा, वहाँ पर वह अपना मुंह मारते ही हैं। गांधी छाप धूल डाले हैं और समाज को दिखाने के लिए वे कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं, आप सबका साथ है। और इस तरह से यहाँ पर गांधी छाप यानी जिस पर सत्य, अहिंसा, यह जो सत्यवादी जिसे कहते हैं, यानी गांधी के विचार वाले जो लोग होते हैं वे बुरा कर ही नहीं सकते, वास्तविकता यही है। लेकिन केवल उसका छाप मारा गया है, वो वास्तव में वैसे नहीं है, असली है सर्कस वाले तीनों बंदर बापू के। इस तरह से ये बिल्कुल असली दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो असली नहीं है। यानी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवक बनते हैं, वास्तव में वह सेवक नहीं बल्कि समाज को लूटने वाले बहुत बड़े, जिसे हम डाकू भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कब नहीं होगा। दिल चटकीला उजले बाल, देखिए अगली पंक्तियाँ, दिल चटकीला उजले बाल, नाप चुके गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवरलाल। देखिए तो इस तरह से यहाँ पर अनेक लोग हमने देखे हैं, पिछले कई सालों से राजनीति में भी हमने देखा है कि सामान्य परिवार से आकर वे किस तरह से बहुत बड़े राजनेता बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का एहसास होता है कि उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, वो कहीं ना कहीं लूज होता है, कहीं ना कहीं वह भ्रष्ट होता है। और किस तरह से यहाँ पर यह बात स्पष्ट की है नागार्जुन ने, दिल चटकीला, अर्थात उनमें कहीं पर भी समाज सेवा भाव दिखाई नहीं देता, बल्कि वह अपना वैयक्तिक स्वार्थ देखते हैं। और यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि अपने शौक पूरे करते हैं। उजले बाल, तो बालों को अलग अलग कलर देते हैं, चाहे वह कितने भी बूढ़े क्यों न हो, उनसे कालिख लगाकर काला बना लेते हैं। नाप चुके हैं गगन विशाल, तो उनमें इतना पैसा आता है कि उनमें कल्पना कीजिए कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ हो सकती है, बड़े बड़े इमारत उनके नाम पर होती है। ये हम सभी न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि किस तरह से जो राजनेता हैं वह भ्रष्ट बन जाते हैं, या जो बड़े अफसर होते हैं वह भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी संपत्ति इतनी बढ़ा लेते हैं कि मानो गगन विशाल। फूल गए हैं कैसे गाल। तो पहले तो जब वे राजनीति में या समाज में पहले जब नेता बनते हैं या कोई भी इस तरह के समाज का कार्य करते हैं, तो वह काफ़ी दुबले पतले चपटे गाल उनके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इतना वे भ्रष्टाचार करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि उनकी जो शारीरिक स्थिति है, उनके वजन हो या उनके गाल हो, वह भी फूल जाते हैं। मत पूछो उनका हाल, अर्थात उनके हाल नहीं होते, वे तो मज़ा ही करते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता ही है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। तो इस तरह से यह जो नटवरलाल है, ये जो अत्याचारी लोग हैं, वह हमें चारों ओर समाज में दिखाई देंगे। ठीक है, और अब हम कविता के अंतिम परिच्छेद में आ पहुँचे हैं। हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे है शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। तो इस तरह से हमने फिर इस बात का जिक्र हमें करना होगा कि बापू के जो महात्मा गांधी के जो 3 बंदर थे,
वह बंदर हमने देखे, उनकी मूर्ति को भी हमने देखा है कि वो उस मूर्ति में से पहला बंदर अपने आँख बंद कर लेता है, दूसरा बंदर अपना मुंह बंद कर लेता है या ढक लेता है, या तीसरा बंदर जो है वो अपने कान बंद कर लेता है। तो इसका मतलब भी हमने आपको समझाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। तो ये जो सीख हमें बापू के बंदरों ने सिखाई थी, वह देखिए बदल गई है। अब वह क्या कर रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं। अंगूठा दिखाना मतलब हमें बुरा भला कहना या हमारी किसी भी बात को नहीं मानना, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं। तो अभी हमने पहले भी आपको कहा कि ये तीनों बंदर क्या है, प्रतीकात्मक है। वास्तव में बंदर आज भी अच्छे हैं और कल भी अच्छे थे और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे, लेकिन केवल एक माध्यम बनाकर, प्रतीक मानकर नागार्जुन ने समाज में जो बुराइयां है, राजनीति में जो बुराइयां है, उनको दिखाने के लिए बापू के इन 3 बंदरों को माध्यम बनाया है। देखिए, और ये 3 बंदर अर्थात समाज के ये जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी लोग हैं, राजनेता है, बड़े बड़े अफसर है, वह किस तरह से हिकमत यानी बुरी बात हमें सिखा रहे हैं। प्रेम पगे है, शहद सने हैं। तो इस तरह से प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं, और शहद यानी जो मीठा हम कहेंगे, या जो अच्छे अच्छे खाने पकवान, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, तो उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। अर्थात किसे, जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी है, वह गुरुओं के भी गुरु बने हैं। तो जिनसे उन्होंने विद्या प्राप्त की है, आज वे उन्हें ही पढ़ा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार करना चाहिए। ठीक है, 100वीं बरसी बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। तो 100 वर्ष के बाद यहाँ पर किस तरह से परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई है। उस ज़माने में सत्य अहिंसा को महत्व दिया जाता था जब बापूजी जीवित थे, लेकिन आज बापू को ही वह बना रहे हैं। बापू के ये जो 3 बंदर है, अर्थात बापू ने जिस राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता था, अर्थात राष्ट्र का पिता, राष्ट्र की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर थी, उस जो व्यक्ति स्वयं संयमी था, शांत था, सत्य के रास्ते पर चलने वाला था, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला था। तो इस तरह से समाज पूरी तरह से संगठित और जिसे हम कहेंगे कि एक स्वस्थ और एक अच्छे नागरिक का जीवन बिता रहा था। लेकिन उनकी 100वीं बरसी तक, यानी जब उनको गुजरे हुए 100 साल पूरे हो गए, तो समाज पूरी तरह से बदला हुआ था, और इस बदले हुए समाज का चित्रण नागार्जुन ने हमारे सामने किया है। धन्यवाद।